बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे अहम तरीन इशू ये है कि पाक फ़ौज का अगला सिपा सलार कौन होगा। इंतहाई अहम तैनाती है और इसके ऊपर बहुत अहम पॉलिटिकल लेवल पे बड़ी सियासी डिबेट छिड़ चुकी है। अभी तक कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ, किसी एक नाम के ऊपर भी नहीं हुआ। और ये क्या वजह है कि इतनी अहम तैनाती के ऊपर कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो रहा, इस इत्तफ़ाक़ राय ना होने की क्या वजह है? और इसके साथ साथ पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ और इस्टेब्लिशमेंट का नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में और ख़ास तौर पे ख़ित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं, उस हवाले से सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ उनकी क्या वर्किंग रिलेशनशिप रहती है? ये वर्किंग रिलेशनशिप आखिर क्यों ख़राब होती है? और क्यों हर वज़ीर-ए-आज़म चाहता है कि जी आर्मी चीफ़ उसकी पसंद का हो, यानी मेरा हो? और फ़ौज का इस हवाले से क्या नुक्ता नज़र है? और इससे जुड़े हुए तमाम तर नुकात और ख़ास तौर पे क्या कोई बैरूनी लाइकिंग यानी पसंद नापसंद भी इस हवाले से की जाती है? इस हवाले से हम वाशिंगटन का भी नुक्ता नज़र जानेंगे। इस इंतहाई अहम तरीन गुफ्तगू पर आज हम अपने इंतहाई सीनियर पैनलिस्ट से गुफ्तगू करेंगे। इनका तारुफ़ आपसे कराते जाएँ। वाशिंगटन से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अनवर इकबाल साहब ने। अनवर इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिर प्रोफ़ेसर डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब। डॉक्टर जसपाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफ़ाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साथ भी बहुत तवील अरसे तक रहे और जीएचक्यू में भी तैनात रहे। आजकल रिटायर्ड हैं, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज़, डिफेंस इश्यूज़, सिक्योरिटी इश्यूज़ पे गहरी नज़र रखते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब, आपने पाकिस्तान में भी बहुत सारे आर्मी चीफ़ बनते और रिटायर होते देखे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो नए आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से जो सियासी बहस व मुबाहिसा है, वो कोई ज़्यादा ही संजीदा हो गया और कुछ नामों के को ख़ास तौर पे लिया जा रहा है कि इसको बनना चाहिए, इसको नहीं बनना चाहिए। आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? बात ये है कि जो परसेप्शन होता है ना किसी भी चीज का, कभी कभी परसेप्शन जो है रियलिटी से भी ज्यादा मजबूत होता है। और पाकिस्तान में परसेप्शन यही है कि आर्मी चीफ जो है मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स होता है, सबसे जी। ताकतवर शख्सियत होती है। मतलब वो ये समझा जाता है कि जो आर्मी चीफ होता है वो वज़ीर आज़म भी होता है, वज़ीर ख़ारिजा भी होता है, वज़ीर हुँ। ख़ज़ाना भी होता है, सारे फैसले वो करता है। यहाँ तक कि जो गैर मुल्की अमूर है वो भी, मुल्की अमूर है वो भी, हर चीज़ में हुँ, हुँ। उसकी राय आखिरी राय होती है। और वो यहाँ तक कि जो अदालती फैसले होते हैं उन पर भी असरअंदाज होता है। अब अगर ये परसेप्शन होगा तो जब भी उस ओहदे पे किसी की अपॉइंटमेंट तैनाती होगी। होने लगेगी तो उसमें लोग खामखा इंटरेस्ट लेंगे। मगर इस दफा ये हुआ है कि इमरान खान के साथ जो कुछ मामला हुआ और जिस तरह उनको हटाया गया और उसके बाद उन्होंने एक अपनी मूवमेंट लॉन्च की, उसकी वजह से लोगों में दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई है। मौजूदा आर्मी चीफ काफी कंट्रोवर्शियल हो गए क्योंकि इमरान खान साहब और पीटीआई इनको ब्लेम करते कि उनकी हुँ, वजह से सारा कुछ हो रहा है, उनके खिलाफ हुँ। जो कार्रवाई हुई है। और उनका दावा है कि वो मौजूदा आर्मी चीफ नहीं चाहते कि इमरान खान वापस इक़्तिदार में आए। हुँ। और इस सारी कंट्रोवर्सी की वजह से फिर एक पोजीशन हुकूमत ने ले ली जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ की। डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब, आपने अनवर इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी। थोड़ी सी सवाल की रीफ्रेमिंग है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ के ओहदे को इतना पॉलिटिकल कलर क्यों दे दिया गया है? देखिए, आप भी जानते हैं और हम भी ये जी। चीज देख रहे हैं कि आर्मी का हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर एक रोल रहा है और रहेगा। और इसी तरह इसका जो है इंटरनेशनल जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में हुँ। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसमें भी पाकिस्तान एक मिलिटरीली कैपेबल स्टेट है। जी। तो उसको इस नजर से इसके सरबराह को देखा जाता है। मगर जो इस वक्त हालात है उसमें आप देखेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है न, मुल्क में जी। कोलिजन गवर्नमेंट है। और कोलिजन गवर्नमेंट में जो हम देखते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने चलना है, क्योंकि अगर एक पार्टी भी उसमें से स्टेप बैक करती है तो गवर्नमेंट जो है उसी दिन डिसफंक्शनल हो जाती है। हुँ। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर साहब है जिनकी सोल पावर है जी। आर्मी चीफ को अपॉइंट करने की या कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है
वो उसको यूज करते हुए भी काफी हद तक कॉशियस नजर आते हैं और उस हिसाब से वो देख रहे हैं कि जी कि मैं कोई वो फैसला करूं जो कि मेरे कोलिजन पार्टनर्स को भी एक्सेप्टेबल हो और आगे हमारे इंस्टीट्यूशन को भी एक्सेप्टेबल हो, और जो आगे इलेक्शन आ रहा है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हालत में होना है, उसमें भी जो एक रोल बन जाता है जी के हिडन फोर्सेस इसमें रोल प्ले करती हैं इलेक्शन में, या इलेक्शन इंजीनियर होते हैं, तो उसको भी रोका जाए। इन सारी चीजों को जब आप मद्देनजर रखते हैं तो ये समझ आती है कि ये इतना आसान फैसला नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए जितना ये समझा जाता है। अनवर इकबाल साहब, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान में आपने बहुत सारी गवर्नमेंट्स देखी, सवाल आपसे ये है कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की वर्किंग रिलेशनशिप, जिसे हम जिसके लिए एक बड़ी टर्म यूज़ होती है सिविल मिलिट्री रिलेशंस, तो ये तो जो भी प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्ज़ी का पिक करता है, शुरू में तो ताल्लुकात अच्छे चलते हैं लेकिन बाद में फिर बहुत सारे मामलात इरिटेटिंग हो जाते हैं। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। सबसे पहली बात ये कि जो डॉक्टर साहब ने बात की अवेयरनेस की और फिटनेस की, अगर ऐसा भी हो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर अवाम में अवेयरनेस हो। ये मुझे लगता ये है कि अवेयरनेस से ज्यादा यहाँ जो है डिवीजन है। हर अवाम बुरी तरह बटी हुई है मुख्तलिफ सियासी धड़ों में, ग्रुप्स में, और कोई भी अपने मुखालिफ को किसी तरह भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैंने इस हद तक इतनी नफरत नहीं देखी, मैंने ये नहीं देखा कि मार्केट्स में लोग खड़े होकर एक दूसरे से लड़ पड़े। तो इस वक्त इतनी शदीद नफरत है लोगों में। और एक तो यह दूसरी बात है कि फिटनेस नहीं देखते बल्कि सूटेबिलिटी देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट वजीर आजम के लिए सूटेबल होगा, कौन सा कैंडिडेट होगा जो वजीर आजम को ज्यादा बाख्तियार तरीके से काम करते की सहूलत में हम पहुंचाएगा। और फिर वो चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट की हमारी जाए जो उनके लिए, मुल्क के लिए बेहतर हो या ना हो, वो रूलिंग शख्सियत और पार्टी के लिए बेहतर हो। तो उसमें फिर ये था कि मेरिट सफर करता है। तो हमारे यहाँ अच्छा, फिर उसके बाद आगे जाके क्या होता है आपने कहा कि टसल क्यों होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जाहिर है दस्तूर जो है ज्यादा अख्तियार वज़ीर आज़म को देखता है। वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह है, वज़ीर आज़म आर्मी चीफ से सीनियर है, वज़ीर आज़म को ही सारे फैसले करने चाहिए मुल्क में। तो जब कोई भी वज़ीर आज़म बनता है तो उसकी शुरू में वो समझता, कई लोग हमारे यहाँ जो है फौज की फेवर से आए इक़्तिदार में, और आते हैं, आने के बाद उस बात को रिकग्नाइज भी करते हैं कि फौज की फेवर से आए, लेकिन कुछ अर्से बाद उन्हें खामखा ये ख्वाहिश पैदा होती है कि जो आइन में जो पावर्स उनके नाम लिखी हुई है वो उनको मिले, उनके एक्सरसाइज करें, वो डिसीजन लें। जब ऐसा नहीं होता, जब ये कोशिश करते हैं मामलात में कि वो उनकी बात मानी जाए, तो फिर उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, टेंशन होता है, उससे पूरा मुल्क सफर करता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को इस मामले को एड्रेस करना चाहिए, आइन में तरमीम करके इस तरह अख्तियारात बनाए जाएं कि जिन मामलात में जरूरी है आर्मी चीफ को कंसल्ट करना, उसमें भी उसका भी तरीकाकार बना दिया जाए, जहाँ नहीं उसका भी तरीकाकार बना दिया जाए, ताकि दोनों जो है ना अदारे एक दूसरे को सपोर्ट करके, सप्लीमेंट करके चले, एक दूसरे के मुखालिफ होकर ना चले। अच्छा, ज़फ़र नवाज जसवाल साहब, ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून ने, यानी जो उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मियां नवाज शरीफ, उन्होंने सबसे ज़्यादा तैनातियाँ की आर्मी चीफ की। आपका क्या तज्ज़िया है कि आखिर क्या वजह है कि उनकी किसी भी आर्मी चीफ के साथ प्रॉपर वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बन सकी? देखिए, इसमें मतीन साहब हमें दो चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। एक तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो चीजें बड़ी क्लियर है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो कस्टम और ट्रेडिशंस है उनको हम तकवीयत नहीं दे रहे और स्ट्रेंथ नहीं कर रहे। दूसरी बात ये आ जाती है कि हम जिस भी को XYZ को आप आर्मी चीफ लगा देते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो जो इंडिविजुअल है उसकी डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होती। जिस तरह कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का कल्चर बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि जो हेड ऑफ द पार्टी है उसकी सारी बातें मानी जाती हैं क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से वोट मिल रहा होता है, या वो उसकी डोमिनेशन है, और बाकी उसके पार्टी के अरकान बिल्कुल एक रेजिमेंटल तरीके से अपने लीडर को फॉलो करते हैं, और पार्टी के अंदर डिस्कोर्स जो है उस तरीके से नहीं है जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है। यही चीज वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्मी चीफ भी उसी तरह होगा कि हमने अपॉइंट किया है और मेरे ही अपॉइंटी जो है
उसी तरह फॉलो करेगा मेरी XYZ, मगर वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का जो एक इंस्टीट्यूशन है वो एक बड़ा एस्टैब्लिश और उसके वेल लॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड है, बिल्कुल। डिसिप्लिन है और बहुत ही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड उसका प्रोसेस है। तो उसमें आर्मी चीफ कई जगहों पे अगर इंडिविजुअली चाहे भी रहा हो कुछ चीजें, तो उसके जो कोर कमांडर्स हैं या जो उसके इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट्स है या इंस्टीट्यूशन पे जो बर्डन है दो अनसेटल्ड बॉर्डर्स का, तो उसके हिसाब से जब वो अपने आप को एडजस्ट करता है और वो तो कलेक्टिव रिफ्लेक्शन होता है अपने इंस्टीट्यूशन की, तो वहां पे जाके क्योंकि ये तो कलेक्टिव रिफ्लेक्शन को मान नहीं रहा होता, तो वहां से ये पहला प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब किसी को भी अपॉइंट कर दे और ये उनके जेहन में और उनके रफाकारों के भी जेहन में ये हो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनली चलना है और हमने अनड्यू एक्सपेक्टेशन इनसे नहीं लेनी, और हमें ये उनकी लिमिटेशन भी जो XYZ बनता है आर्मी चीफ, उसकी लिमिटेशन को भी मद्देनजर रखना है, मेरा ख्याल है फिर सिविल मिलिट्री रिलेशन में एक स्टेबिलिटी आएगी। मगर अगर हम ये समझें कि जी कि इसको मैंने अपॉइंट किया, तो देखें जिसको भी आप अपॉइंट करें, जिस तरह सदर जरदारी साहब ने फरमाया कि सब लेफ्टिनेंट जनरल बराबर है, इसका मतलब जिसको भी आप करेंगे तो आप फेवर तो नहीं कर रहे, वो आपका बंदा तो नहीं है। उसने 35-40 इयर्स की सर्विस के बाद वो इस लेवल पे आया कि उसके नाम पे कुरान निकल आए, तो उसको फिर इंडिपेंडेंसी वो अपनी डिमांड भी करेगा और इंस्टीट्यूशनल अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ देखेगा जिसने उसको इस लेवल पे जो लेके आया है। तो लिहाजा अगर उसकी लिमिटेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन को समझा जाए, तो मेरा नहीं ख्याल के जो फ्यूचर में अपॉइंटी होगा वो उसका और प्राइम मिनिस्टर का कहीं भी कोई झगड़ा फड्डा हो सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें एक डायनेस्टिक स्ट्रीम सी नजर आती है कि जो पॉलिटिकल लीडर कह देता है मनो हम सब उसके साथ उसकी पार्टी में चल पड़ते हैं, या वो ये एक डिबेट चल पड़ती है। बिल्कुल, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर जी वर्ल्ड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सबसे अहम तरीन तैनाती यानी नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और इस हवाले से जो इत्तफाक राय है वो नहीं हो रहा। क्या वजूहात हैं, हम उसके मुख्तलिफ एंगल्स और मुख्तलिफ पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश करें। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सादिक साहब, सीनियर तजियाकार हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में के साथ मुंसलिक रहे हैं, बड़े अहम अस्करी ओहदों पर हैं। मेजर जनरल समरेज सादिक साहब को इस मरतबा पॉलिटिकल डिबेट नए आर्मी चीफ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही होती हुई दिखाई देती है। हालांकि फ़ौज कई मरतबा कह चुकी है, ISPR के चीफ कई मरतबा कह चुके हैं कि फ़ौज मुकम्मल तौर पर गैर सियासी इदारा है और इसे गैर सियासी रहने दीजिए। जी जनरल साहब। जी मतीन भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो पॉलिटिशियंस अपनी पोजीशन के लिहाज से बहुत बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर है उन्हें आइन जो है वो उन्हें फॉलो करना है और आइन उन्हें ये हक देता है। जी। प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है कोई जिसको मर्जी चीफ आर्मी स्टाफ लगाए। जी। लेकिन दूसरी तरफ पैराडॉक्सिकली मैं ये देखता हूँ कि उनमें ये अहलियत ही नहीं है कि वो अपने मसाइल को खुद हल कर सके। पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट इज फेलिंग टू रिजॉल्व देयर ओन इश्यूज। दे कैन नॉट सिट टुगेदर, वो अपने मसाइल को हल नहीं कर पाते और वो हमेशा अपने शोल्डर के ऊपर से किसी और की तरफ देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आ जाए, अमेरिका आ जाए, ISI आ जाए, कोई आ जाए जो हमारे मसाइल को हल कर दें। तो मैं समझता हूँ उनको ज्यादा फोकस अपने मसाइल पे करना चाहिए, ना कि किसी और अदारे के मसाइल पे। पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, इस तरह की पोलिटिसाइजेशन इस की अपॉइंटमेंट के लिए वो ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के मोराल को इम्पैक्ट करेगी बल्कि नेशनल इंटरेस्ट को भी इम्पैक्ट करेगी और ऑलरेडी इम्पैक्ट कर रही है। इंडिया वाले जो है वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह की डिस्कशन हो रही हैं, ये गैर मुनासिब है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी अनवर इकबाल साहब, जनरल साहब ने बड़ी एक अहम नुक्ता उठाया कि सियासी इदारे जो हैं वो मजबूत नहीं हैं। तो आपने बहुत अरसे तक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी की है, क्या वजह है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री कमेटीज़, इस वक्त आप वाशिंगटन में बैठे हैं, वहाँ पे जब आर्मी चीफ की या कोई सीरियस सर्विसेज चीफ की या CIA चीफ की तैनाती होती है तो वो कांग्रेस की अप्रूवल के बगैर, यानी वहाँ पे हाउस कमेटीज़ उसको बाकायदा सुनती हैं,
क्वेश्चंस करती हैं, डिबेट करती हैं, आखिर ये सिस्टम पाकिस्तान में क्यों नहीं पनप सका, क्यों नहीं डेवलप हो सका? देखिए, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि हमें हमारी जो सियासी पार्टियां हैं जी। वो सियासी पार्टियां नहीं हैं। वो एक खानदान या एक फर्द जो है वो वही सब कुछ चलाता वही है। चला रहे हैं। पार्टी में जिसको भी जिस ओहदे पे लगाना हो उसको लगाता है, जो तब्दीली करनी थी करता है, कैंडिडेट्स वही चुनता है, सारा कुछ। तो वो उसकी वजह से जो हमारी सियासी पार्टियां हैं वो अदारे बन नहीं सके। आप ये देखें, जब आर्मी चीफ का जब भी वक्त आता है तैनाती का, तो उसमें गुफ्तगू क्या होती है कि जी ऐसे बंदे को लगाया जाए जो मेरा बंदा हो, जो हमारा बंदा हो। अब बात ये होती है कि आपको ये फर्क समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो ना मुस्लिम लीग है, ना पीपल्स पार्टी है, ना पीटीआई जी। है। उस ऐसा नहीं होगा कि वो इमरान खान का या नवाज शरीफ साहब का या जरदारी साहब का बंदा होगा, क्योंकि वो एक अदारे का सरबराह है, जो ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन अदारा है, जहाँ फैसले जो हैं वो एक डिसिप्लिन तरीके से होते हैं। तो वो कभी भी किसी का बंदा नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अदारे का बंदा होगा। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जहाँ ये बात बिल्कुल इनका दुरुस्त है कि फौज के पास जरूर सजा अख्तियारात हैं, लेकिन खुद उनका, हमारे सियासतदानों का ये हाल है कि अपनी पार्टी के अंदर भी किसी को किसी किस्म को इख्तियार देने को तैयार नहीं है। तो जब वो एक उनके सामने एक ऐसा शख्स आता है, आप देखिए वो क्या चाहते हैं, मीटिंग में क्या चाहते हैं। आप देख ऐसी मीटिंग में आप भी गए हैं, आपने भी देखा कि वही चाहते हैं कि जो दूसरा बंदा है वो पार्टी के सरबराह की सिर्फ बात सुने, उनसे डिसएग्री ना करे, और वो जो कुछ कह रहे हैं उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करे। लेकिन जब फौज का सरबराह उनसे मिलता है, जो ये बात कहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, तो उनको ये बात पसंद नहीं आती। तो हमारे यहाँ जहाँ फौज में तब्दीली के जो ये कहते हैं कि इख्तियारात और चीजों की तकसीम की जरूरत है और चीजें वाज़ा करने की जरूरत है कि वज़ीर-ए-आज़म की क्या, यानी आइन में तो वाज़ा है, लेकिन अमली तौर पर भी वज़ीर-ए-आज़म के क्या इख्तियारात हैं और फौजी सरबराह के क्या इख्तियारात हैं, वहाँ जो हमारा पॉलिटिकल हेड होता है उसको भी अपने ऊपर कुछ पाबंदियां लगानी चाहिए, डिसिप्लिन लाना चाहिए और एक सिलसिला बनाना चाहिए। जब सियासी जमात एक अदारा बन जाएगी तो खामखा मुदाखलत भी रुक जाएगी। जी, जनरल समरेज सालिक साहब, जब भी किस पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ के दरमियान, ख़ास तौर पे अगर हम गुज़िश्ता 30 बरस से देखें, 80s के बाद से देखें, 88 के बाद से देखें, तो भारत, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, अमेरिका, इनके साथ ताल्लुकात के हवाले से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में हमेशा दरार पड़ती रही है। इसकी आखिर क्या वजह है? साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को मामूल पे लाना चाहते थे, जबकि फ़ौज का कुछ और नुक्ता नज़र था कि पहले कश्मीर को एड्रेस करें, बातचीत करें। तो आखिर ये जो है सिविल मिलिट्री लीडरशिप माजी में, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम लीग नून है, ये एक पेज पे क्यों नहीं रही? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वतीम भाई। ये देखें, मैं जब सर्व कर रहा था तो जनरल बाजवा ने जब टेक ओवर किया जी, तो उन्होंने अब एक डिस्कशन में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान की हालत क्यों है जो अभी है। अच्छा, पाकिस्तान तो की हालत क्यों है? बिल्कुल क्यों है जो अभी है, मतलब हमें सबको पता है कि पाकिस्तान किस हालत में है। जी। तो मैंने उन्हें एक रिक्वेस्ट की थी कि सर मेरी असेसमेंट में हर किसी ने जाती इंटरेस्ट को सुप्रीम रखा ओवर नेशनल इंटरेस्ट। और मैंने आगे मिसालें दी कि किसी भी लीडर को आप उठा लें, हर किसी ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व किया रादर देन नेशनल इंटरेस्ट। तो ये जो इन मुहारकात के होते हुए, दूसरा ये कि अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि हर दूसरे दिन दो बड़े हाथियों की लड़ाई के हम एन बीच जी, हम बीच में उससे रगड़े जाते हैं, कि ना रगड़े चाहते जाते हुए हैं। भी हमसे जो है वो राय मांगी जाती है, बल्कि रोल मांगा जाता है। अगर मैं एंग्लो अफगान वॉर्स से शुरू करूं जो कि पाकिस्तान के बनने से पहले थी जी, तो आज तक मैं देखूं तो ये चौथी बार हो रहा है कि दो बड़े हाथी या लड़ चुके हैं या लड़ने पे पॉइस्ट हैं और पाकिस्तान पे सेंटर में है। अब 21st सेंचुरी में चाइना और यूएस, उनकी जो फोर्सेस हैं वो अरे हो रही हैं और पाकिस्तान फिर मिडल में। तो इस तरह का जब इंटरेस्ट एक्सटर्नल पावर्स का हमारे रीजन में रहता है तो फिर हमारी डिपेंडेंसी भी उन पे होती है। तो फिर वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए बहुत सारे हमारे डिसीजंस में उनका अमल दखल जरूर होता है। जी। तो ये जो मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस को ये सबक जरूर सीखना चाहिए अभी तक
कि जिस किसी को उन्होंने हैंड पिक किया है उसी के साथ उनकी प्रॉब्लम्स हुई है लेटर ऑन। वाह, ये बहुत बड़ी तारीखी हकीकत है ये, बिल्कुल तारीखी हकीकत है और उन्हें ये सबक सीखना चाहिए, लेकिन वो सबक सीख नहीं रहे। और उसकी बेसिक वजह ये है कि पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अवामी फौज है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट को भी देखना है, इसमें अपने अदारे के इंटरेस्ट को भी देखना है। तो जब उन इंटरेस्ट में क्लैश आता है, जहाँ पे कि दूसरी साइड पे वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व किया जा रहा होता है, तो फिर वहाँ पे हर दफा कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जी। तो फिर वही मैं उसी पे जाऊंगा, पुराने पॉइंट पे जो मैंने शुरू में कहा था कि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस को मैच्योरिटी डिस्प्ले करनी चाहिए। कायदे आजम ने ये एक फरमुदा था कायदे आजम की कि आपकी ड्यूटी टू द स्टेट कम्स फर्स्ट, देन टू योर प्रोविंस, देन टू योर ट्राइब, then to your party, then to your village, and then to you yourself, something like that. समथिंग लाइक दैट, बिल्कुल। लेकिन हमारा सीक्वेंस बिल्कुल उलट है, हम अपनी जात से आगे देखते ही नहीं है जी। यहाँ पर हम ये लेते है हैं वो मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तकर्री, उस हवाले से जारी सियासी डिबेट, सिविल मिलिट्री रिलेशन और इससे जुड़े हुए तमाम तर नुक्ते। अनवर इकबाल साहब, आईएसआई का बड़ा अहम रोल है। आपने पिछले पीटीआई के दौरे हुकूमत में देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब थे, वो उस वक्त के वज़ीर आज़म के बहुत क्लोज थे और वो चाहते थे कि वो कंटिन्यू करें इस सौदे के ऊपर। उसके बाद फिर तब्दीली आई, फिर नए सरबराह आए और रिपोर्टेडली साबिक वज़ीर आज़म ने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने यह कह दिया कि वो गैर सियासियों और इस हवाले से कोई मदद नहीं कर सकते, जो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इरिटेशन बना बिटवीन इमरान खान एंड इस्टेब्लिशमेंट। तो आप क्या देखते हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद प्योरली एक पॉलिटिकल मुद्दा है, जिस तरह जनरल सादिक साहब भी कह रहे हैं, तो आपको इन मामलात को पॉलिटिकली हैंडल करना है, ना कि आप इस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट लें? अनवर साहब देखिए, इन्फ्लुएंस तो रहता है हमारे एस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस है सियासी मामलात पे, पॉलिटिकल सेल है आईएसआई का, जिसकी अब हम देखिए ना, मैं ये तो अब इतनी दूर बैठ के तो नहीं कह सकता कि सेल है या नहीं है, कैसे ऑपरेट करते हैं नहीं करते हैं, मगर ये बात तो है। देखिए, जो सबसे पहले मैंने बात की थी वो रियलिटी होता है परसेप्शन, और अक्सर परसेप्शन जो है वो रियलिटी से ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि लोग समझते हैं ऐसा होता है, तो ऐसा होने भी लगता है, और अगर ना भी हो तो निसंज्ञा जरूर जाता है कि ऐसा होता है, और लिहाजा आपको उस परसेप्शन से डील करना पड़ता है। हमारे परसेप्शन तो यही है ना कि जो जितने भी फैसले होते हैं बड़े मुल्क में, उसमें आईएसआई का एक किरदार होता है, एक रोल होता है, आईएसआई को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए हर वज़ीर आज़म चाहता है कि जिस तरह फौज का सरबराह उसकी मर्जी का हो, उस तरह आईएसआई का सरबराह भी उसकी मर्जी का हो, और उसकी वजह से फिर वही एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। और उसके सिर्फ यही नहीं होता कि अगर ये सब एक दफा हमारे जो सियासी जमात में ये फैसला कर लें कि सब मिल के हाँ ठीक है, आईएसआई का जो सियासी किरदार है वो नहीं होना चाहिए, तो वो उस सियासी किरदार पे फौज से गुफ्तगू करके, बातचीत करके उस पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। मगर हमारे यहाँ सियासी जमातें ये नहीं चाहती। हमारे सियासी जमातें ये चाहती हैं कि आईएसआई का किरदार जो है, अगर मैं पावर में हूँ तो मेरी फेवर में होना चाहिए, और मेरे जो हिज़्ब मुखालिफ है उसके खिलाफ होना चाहिए। अगर मैं हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठा हूँ तो आईएसआई जो उस वक्त की हुकूमत उसके खिलाफ काम करे और मुझे किसी तरह इख्तिदार में डाले। तो हम जो है ना आईएसआई के रोल के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आईएसआई मेरी ही हिमायत में करे। तो फिर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है जनरल साहब। और उसमें अगेन जी कंटिन्यू, अपना जुमला मुकम्मल कीजिए अनवर साहब। नहीं ठीक है जी, जनरल समरेद सालिक साहब, ये बताइए कि जो इस मरतबा 2 अपॉइंटमेंट्स होने जा रही हैं, एक यकीनी तौर पे आर्मी चीफ की होगी और दूसरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है, जो
जो रूल्स हैं, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उसके मुताबिक ये तीनों फोर्सेस में रोटेट करता है। लेकिन हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता कमोबेश 20-22 बरस से, बल्कि इससे ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि ये ओहदा रोटेट नहीं हो रहा है। इसकी आखिर क्या वजह है? देखिए, ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यही था कि जब हमने पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबल हुआ है जी तो बिल्कुल, उस वक्त 1998 में। 1998 में जी। उस वक्त ये ख्याल था कि इसको, ये जो हमारा एक नई डायमेंशन है हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी की, उसको कंसोलिडेट करने के लिए, उसको इन टैंडम लाने के लिए विद रेस्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी, ये मतलब एब्रेशन शुरू की गई थी कि ये आर्मी से ही होगा। बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब हम बहुत हद तक उस फील्ड में मैच्योर हो चुके हैं, जी, खासी तो अब बहुत दोबारा अरसा से हो वो, चुका है। बिल्कुल। अभी हमें वापस उस प्रोसेस पे चला जाना चाहिए जहाँ पे कि ये रोटेट हो बाकी फोर्सेस, बाकी सर्विसेज के दरमियान। जी बिल्कुल। तो आप ये समझते हैं कि पास्ट में यकीनी तौर पे एयरफोर्स से भी नॉमिनेशन मांगी जाती थी, नेवी की भी नॉमिनेशन आती थी, तो ये दोबारा अगर हम इसके ऊपर रिवर्स होते हैं, यानी ये तीन सर्विसेज में रोटेट हो, तो ये कब तक मुमकिन होगा? इसमें फ़ौज मेरी को तो कोई जाती सो एतराज़ नहीं होगा। मेरी जाती सोच पे तो मैं सपोर्ट करता हूँ इसको, ये होना चाहिए। और इट इज मतलब ये जो हमारे बड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर, सर्विसेज चीफ, इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट करना है और उसके लिए एक फोरम मौजूद है, एग्जैक्टली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसमें ये मामला डिस्कस हो सकता है। किसी टाइम पे भी शुरू किया जा सकता है जी जनरल ये साहब, टर्म या अगली टर्म। जी ये बताइए कि ये जो सिविल मिलिट्री के तमाम तर इशूज़ हैं, इसके लिए और जितने हमारे नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, आपकी भी बड़ी गहरी नज़र रही है। हमारा एक फोरम है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें आर्मी चीफ भी हैं, नेवल चीफ भी हैं, एयर चीफ भी आते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ भी आते हैं। आखिर उस फोरम के अंदर इन मामलात को क्यों नहीं सेटल किया जाता जो सिविल मिलिट्री में किसी भी हवाले से डिफेंस के ऊपर है? एनएससी जब मिलती है वो यकीनी तौर पे, अगर हमने इंडिया के साथ कोई डायलॉग का इनिशिएटिव करना है तो वो यकीनी तौर पे डिस्कस होगा। रीजनल पीस, सिक्योरिटी, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, वेस्टर्न बॉर्डर्स, वो यकीनी तौर पे एनएससी, तो हमारे पास एक प्रॉपर फोरम मौजूद है। लेकिन इस फोरम के होते हुए सिर्फ सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दरार क्यों पड़ती है? देखिए, वो तो अनडाउटेडली ये बहुत अच्छा फोरम है, एक बहुत अच्छा व्हीकल है कि जो हमारे इस तरह के इश्यूज है उनको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है, सबसे अबव जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्लियामेंट है। जी। और अगर पार्लियामेंट का कल्चर हम सबके सामने है कि उनमें क्या एबिलिटी है टू रिजॉल्व नेशनल इश्यूज, उनमें क्या एबिलिटी है टू रिजॉल्व देयर ओन इंटरनल इश्यूज। इजलास में कोरम पूरा नहीं होता जनरल साहब, इजलास में कोरम पूरा नहीं होता। इट इज अ मैटर ऑफ सीरियसनेस, इट इज अ मैटर ऑफ सीरियसनेस के एक हाउस है, एक घर है, उसमें अगर उसे ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपने मसाइल को खुद हल कर सकें, तो वो ये एस्पेक्ट इतने बड़े अहम इश्यूज को, बिल्कुल बिल्कुल, बदनामी का बायस बनता है। लेकिन पार्लियामेंट इज अ हाउस विच वी कंसिडर, हम समझते हैं कि वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है, लेकिन उसकी मेजोरिटी लेवल का ये हाल है तो वो एक तरफ तो वो बड़े बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, लाइक नॉमिनेशन ऑफ आर्मी चीफ, सर जोड़े हुए उसके लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपने अंदर के मसाइल वो हल नहीं कर पाते जी। उसके लिए उनको किसी और पर रिलाई करना पड़ता है। तो अगर वहां पे ये कल्चर है तो एनएससी में यू कैन वेरी वेल विजुअलाइज कि किस तरह का कल्चर होगा। जब हम वेस्टेड इंटरेस्ट में पड़ जाते हैं तो फिर हमको किसी भी चीज को हम सही तरीके से नहीं चला सकते। जी अनवर इकबाल साहब, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हमेशा से तनाव का शिकार है पाकिस्तान में। चाहे बेनज़ीर भुट्टो जब वो पावर में आई तो उनके उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ बाज़ इंतहाई स्ट्रेटिजिक मामलात पे जो है उनकी रिलेशनशिप, उनका नुक्ता नज़र और उस वक्त की आर्मी चीफ का नुक्ता नज़र और, तो ये सिविल मिलिट्री रिलेशन को मामूल पे नेशनल सिक्योरिटी का एक फोरम है, उसके अंदर तमाम तर चीज़ें डिस्कस होती हैं, लेकिन ताल्लुकात में और इसमें दरार पड़ती है। आप कैसे देखते हैं और ये क्यों हुआ ऐसे? एक हकीकत है कि फौज जो है ठीक है, जो अहम मामला मुल्क के उस पर दिलचस्पी लेती है, उस पर एक्सप्लेन भी करती है। जी। अब अगर हम और हमारे सियासतदान जो हैं वो इसको टोटली जीरो करना चाहते हैं, ठीक है, मगर अगर दोनों तरफ से इस तरह की कोशिश होती रहेगी, ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी, मैं समझता हूँ कि
कि हमारे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको हमें तस्लीम करना चाहिए, और तस्लीम करने के बाद एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए जी। जिसमें सिविल और मिलिट्री अदारों में मुसलसल कंसल्टेशन होती रहे हर अहम मौजू पे। और अगर एक इस तरह का कोई मैकेनिज़्म बन जाएगा तो फिर उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म है वो अगर फ़ौज कोई मशवरा देगी तो उसको मुदाखलत नहीं समझेगा, और फिर फ़ौज भी जो है इस बात को समझेगी कि हमारा एक मैकेनिज़्म मौजूद है जिसके ज़रिए अहम मामलात में को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो फिर उसको जो और तरीके से जाके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी, तो और दोनों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। मगर हमें ज़रूरत है इस बात को कि पहले हम ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करें और उसके मुताबिक फिर उसको एक तरीक़ाकार बनाएं ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो। जी, बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आपने वाशिंगटन से हमें वक्त दिया। आपके साथ मौजूद थे मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब। जनरल समरेज़ सालिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब। नाज़रीन, तीनों पैनलिस्ट का ये कहना था कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की तैनाती क़वाइद व ज़वाबित और प्रोफेशनलिज़म को मद्देनज़र रखते हुए की जाए। ये सोल ज़िम्मेदारी यकीनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है। इस नुक्ते को कभी मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए कि आर्मी चीफ़ मेरी पसंद का और मेरे मामलात को और मुझे प्रोटेक्ट करे। इसकी बजाय ये देखना चाहिए कि आर्मी चीफ़ नेशनल सिक्योरिटी को, यानी पाकिस्तान की कौमी सलामती को, नेशनल सिक्योरिटी को और डिफेंस के मामलात को प्रोफेशनली कैसे हैंडल करेगा, ना कि पॉलिटिकल मामलात में कोई दिलचस्पी लेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।